दोस्तों, हिंदी भाषी भारत में एक पुरानी कहावत है, 12 सालों में युग बदल जाता है। लेकिन 12 सालों में सियासत का चाल चरित्र भी बदल जाता है, तो स्वाभाविक है कि उसके बाद चाल चरित्र बदलने के बाद की परिस्थितियों में चेहरा बदलना भी अवश्यंभावी हो जाता है। मौजूदा दौर की सियासत में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की, जिस तरह की व्यवस्था को 2013-14 के दौर से इस देश के ऊपर थोपा गया और अब जिस तरह से इस देश की जेन जी और जेन अल्फा ने मिलकर परिस्थितियों को 180 डिग्री पर बदलने के हालात पैदा कर दिए हैं, उस हालात में राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को एहसास हो चला है कि अगला लोकसभा चुनाव चाहे वो 27 में हो, 28 में हो या 2029 में नियत समय पर हो, जब भी अगला लोकसभा चुनाव होगा, देश के सामने नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ने की स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भर नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस देश के पॉलिटिकल कल्चर को, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को जिस प्रकार से बदलने की कवायद पिछले 12 सालों में चली, उन सब को एक झटके में पलटकर 2014 के पहले की परिस्थितियों में पहुंचा देना था, जहां वाकई जन आंदोलनों के जरिए, सिविल सोसाइटी की भूमिका के जरिए, लोकतांत्रिक प्रतिरोध के जरिए लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस कायम किया जाता रहा है। लेकिन चेक एंड बैलेंस की प्रक्रिया चुनावी हिंदुत्व और मोदित्व के दौर में 14 से लेकर 26 के बीच में उलटने की एक काफी हद तक कामयाब कोशिशें हुई। अब परिस्थितियां उससे दूसरी दिशा में जा रही है, और जब दूसरी दिशा में परिस्थितियां जा रही है तो भाजपा के नेतृत्व को भी अब एहसास हो चला है कि 76-77 साल के नरेंद्र मोदी जब 2029 में 79 साल के होंगे, उस वक्त जनता के बीच वो उम्मीद की किरण नहीं बचेंगे। उम्मीद की किरण 2026 में ही वो नहीं बचे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन, जिसमें सीधे सीधे मनमोहन सिंह के ऊपर कोई निशाना नहीं था, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार के लिए जनता से समर्थन रूपी जो ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन 2011 में ही खत्म हो चला था। ये भूलकर कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त इसे पहचानने में कर दी और वो जनता के बीच मुद्दा बनता चला गया कि कांग्रेस को ही इस चुनाव में हराना है। ऐसा ही 1974 के छात्र आंदोलन के दरमियान इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। ऐसा ही बोफोर्स के दौर में 1987-88 में राजीव गांधी के साथ हुआ था, जब सत्ता चलाने के लिए सांसदों का समर्थन तो था, लेकिन जन समर्थन रूपी ऑक्सीजन खत्म हो चला था। ऐसा ही नरसिम्हा राव के दौर में लखूभाई पाठक कांड और जैन हवाला मामले के बाद हुआ था। और ऐसा ही यूएस 64, गुजरात में 2002 में जो दुखद घटनाएं हुई, वो सारी परिस्थितियां, इन सब के बीच 2002 आते आते अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी वही परिस्थितियां थी कि न टायर्ड न रिटायर्ड कहने के बावजूद जनता कम से कम नेतृत्व को रिटायर्ड कर देने का मूड बना चुकी थी। आज की परिस्थितियां जो 2026 में सामने आकर खड़ी हैं, वो परिस्थितियां साफ इशारा करती है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे भारतीय जनता पार्टी को 2029 में या 2026 के बाद किसी चुनाव में कुछ मिलना नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमित शाह की ताजपोशी दिल्ली में होगी? अमित शाह की ताजपोशी होगी या नहीं होगी, इन परिस्थितियों को पढ़ने के लिए 24 साल पहले चलना जरूरी हो जाता है। राष्ट्रपति चुनाव का साल था 2002। 2002 में उस वक्त आरएसएस के सरसंघचालक केसी सुदर्शन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने पहुंचे और उस वक्त उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो राष्ट्रपति भवन जाना चाहे तो एक बेहतर रिटायरिंग प्लान उनके लिए है और प्रधानमंत्री की कुर्सी लालकृष्ण आडवाणी को सौंप दें। लालकृष्ण आडवाणी के चेहरे पर पार्टी आगे तो बढ़ सकती थी, मुख्य विपक्षी दल तक पहुंच सकती थी, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी के चेहरे पर मुख्य विपक्षी दल से सत्ताधारी दल के बीच में जो तब्दीली की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरा करना संभव नहीं था। संघ इस बात को जानता था, भारतीय जनता पार्टी का कैडर इस बात को जानता था, और वही परिस्थितियां थी कि जब 2004 में लोकसभा चुनाव होगा, उसके पहले 1.5-2 साल का वक्त लालकृष्ण आडवाणी को बतौर प्रधानमंत्री दे दिया जाए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इसके लिए न तैयार होते और न ही वो तैयार हुए। आज की स्थितियों में नरेंद्र मोदी क्या उसी भूमिका में है? अभी तो कुछ कहना इस पर जल्दबाजी है, लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी जरूर समझ गई है, इंडिया गठबंधन जरूर समझ गया है और संपूर्ण विपक्ष जरूर समझ गया है कि आखिर वो अमित शाह का ही चेहरा है
जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 12-13 सालों से एक ताकत के तौर पर सामने आ रहा है, लेकिन जब उस चेहरे के सहारे चुनाव जीतने की कोशिशें की जाएगी, वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बैगेज साबित हो सकता है। वो चेहरा लाल कृष्ण आडवाणी की तरह साबित हो सकता है, खासकर वोट बटोरने के मामले में, अपने नाम पर चुनाव जीतने के मामले में। लिहाजा राहुल गांधी एंड कंपनी को आप देखें, विपक्ष की पूरी भूमिका को आप देखें, जेएनजी आंदोलन में जिस तरह से पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदला गया है, उन परिस्थितियों को देखें तो साफ जाहिर होता है कि निशाने पर नरेंद्र मोदी को नहीं रखा गया। वैसे भी अपने यहां कहावत है, पके हुए केले को ऐसे ही खाया जाता है, पके हुए केले को चाकू से नहीं काटा जाता। सब्जी काटने वाले चाकू से पके हुए केले को नहीं काटा जाता। वही स्थिति राजनीतिक तौर पर देखें तो आज की तारीख में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती जा रही है। नरेंद्र मोदी जो अब राजनीति में रिटायरिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं, उन पर किसी भी तरह की कोई बातें विपक्ष करना नहीं चाहता। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोनिया गांधी से लेकर लेफ्ट फ्रंट तक, कांग्रेस से लेकर संपूर्ण विपक्ष तक, यूपीए बनने के पहले तक अटल बिहारी वाजपेयी को कहीं से कॉर्नर नहीं किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को घेरने की कोशिशें नहीं हुई। घेरने की कोशिशें किसे हुई? घेरने की कोशिशें हुई उस वक्त के एनडीए संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस को, सीधे तौर पर उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष कहे जाने वाले उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को घेरने की कोशिशें हुई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को घेरा नहीं गया। आज वही काम राहुल गांधी और पूरी टीम करती हुई दिखाई दे रही है। जरा कुछ घटनाक्रम को आप देखिए, और उस घटनाक्रम को देखने के पहले अमित शाह के चेहरे पर आज जो सिकन दिखी है भाजपा सांसदों की बैठक में, वो सिकन आसानी से तब पढ़ी जा सकती थी जब कल ही अपनी परंपरागत सीट गंवा चुके भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनके इस्तीफे से बांकीपुर की सीट पर प्रशांत किशोर जीत कर आए हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़े खुशनुमा माहौल में आज चर्चा करते हुए दिखाई दिए। लेकिन बगल में बैठे हुए अमित शाह की चेहरे को, उनके चेहरे को आप पढ़ सकते हैं कि उनकी भाव भंगिमा क्या थी और उस भाव भंगिमा के पीछे की वजह क्या है। अब जरा इस पर चर्चा करते हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ वो अब इतिहास है, लेकिन 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसने इस देश के राजनीतिक माहौल को काफी हद तक बदल दिया। पैलेट गन का इस्तेमाल, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में AK-47 का इस्तेमाल, और इन सब के बीच जंतर मंतर से छोटी बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ कथित अभद्रता की तस्वीरें जिस तरह से सोशल मीडिया में आई, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अमित शाह को निशाने पर लेकर आई। अब अमित शाह निशाने पर आए, उनका इस्तीफा मांगा जाने लगा। संसद में विपक्ष ने बैनर के साथ प्रदर्शन किया कि अमित शाह गायब कहां है, संसद क्यों नहीं आ रहे, सदन में क्यों नहीं आ रहे। ये सारी चीजें चल रही थी और इस्तीफा भी मांगा जा रहा था। संसद में इस पर विशेष चर्चा भी हुई। चर्चा का जवाब कायदे से गृह मंत्री अमित शाह को ही देना था, लेकिन वो नहीं आए। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया। 20 जुलाई की घटना के बाद जिस तरह से राहुल गांधी समेत, प्रियंका गांधी समेत समूचा विपक्ष अमित शाह के प्रति हमलावर दिखा, उससे एक बात तो तय हो गई कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति में भाजपा से ज्यादा विपक्ष के लिए मुफीद साबित होने वाले। अब विपक्ष के लिए मुफीद वो कैसे साबित होंगे, अब और कैसे राहुल गांधी उन्हें कॉर्नर करने की कोशिशें कर रहे हैं, कैसे कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष इसमें लगा हुआ है कि अगला चुनाव क्यों ना राहुल गांधी बनाम अमित शाह हो जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव लड़ने का अब कोई फायदा किसी को दिखाई नहीं देता। नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़कर अब कम से कम 2029 में जेनजी और जेन अल्फा के दौर में सत्ता को विपक्ष को यूं ही उपहार में देने की परिस्थितियों को पैदा नहीं करना चाहती। 2004 में भी लक्ष्य अटल और वोट कमल की बातें कही जा रही थी। उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा कोई अलोकप्रिय नहीं हुआ था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जो खबरें चलती थी वो भूल जाते हैं। बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय कम जाते हैं, छड़ी लेकर चलते हैं, तमाम तरह की बातें हो रही थी कि उन पर उम्र हावी हो गई है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स को तय करने में, जनमत को तय करने में किसी भी देश में सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए देश के नेता का स्वास्थ्य और देश के नेता की भूमिका एक बड़ी परिस्थितियों को निर्मित करती है, जो 2004 में हुआ था। आज की स्थितियां भी वही है।
आज की स्थितियों में नरेंद्र मोदी अब 2014 की तरह उम्मीद की किरण नहीं रहे। 2014 में लोगों ने जो उम्मीद की किरण देखी थी, अच्छे दिनों की उम्मीद सजोई थी, वो अच्छे दिनों की उम्मीद 12 सालों में 5 किलो राशन वाली व्यवस्था और स्टूडेंट्स के ऊपर पैलेट गन की परिस्थितियों में कहां जाकर पहुंची, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। रोजगार का क्या हुआ, हर साल 2 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ, किस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों के लोन को बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया चरम पर पहुंच गई, किस तरह से इस देश के 2-3 बड़े उद्योगपतियों ने देश के संसाधनों को लूटना शुरू किया और जनता का स्पेस श्रिंक होते होते, छोटा होते होते इतना इतना पीछे जाने लगा कि उसके बाद जेनेक्स और मिलेनियल्स यानी 1996 और उसके पहले पैदा हुई पीढ़ी जो चुनावी हिंदुत्व के खुमार में नरेंद्र मोदी को लेकर आई थी 2014 में, और 2019 में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के तड़के को पुलवामा और बालाकोट के चाशनी में लपेटकर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने अपना इलेक्टोरल ब्रांड तैयार किया, उस इलेक्टोरल ब्रांड में ब्रांड मोदी का चेहरा एक निमित्त तो बना, लेकिन ब्रांड मोदी के चेहरे पर यह चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये 2019 में ही एस्टेब्लिश हो गया। 24 आते आते साफ साफ दिख गया कि जेनजी जब बड़ी संख्या में वोटर आया, उससे मोदी से मतलब नहीं है, उसे हिंदुत्व से मतलब नहीं है, कम से कम चुनावी हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, और कम से कम वो अपने मुद्दों के आधार पर 5 किलो राशन वाली व्यवस्था को धता बताने के लिए तैयार है। बिल्कुल दीवार मूवी के उस डायलॉग की तरह कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। लेकिन जेनजी के सामने सत्ता जिस तरह से पैलेट गन फेंक रही थी, क्या उस पैलेट गन के खोखे को चुनने के लिए जेनजी तैयार था? जी नहीं, जेनजी लोकतांत्रिक प्रतिरोध के लिए तैयार था। जेनजी नरेंद्र मोदी को मुद्दा बनते हुए देखने के लिए तैयार था, लेकिन मुख्य विपक्षी दल और खास करके इस देश का विपक्ष इसे एक आपदा में अवसर की तरह जो हर राजनीतिक दल देखता है, देखना भी चाहिए, नरेंद्र मोदी ने भी एक दौर में देखा था, सबने देखा, उसने बहुत सावधानी के साथ ये एस्टेब्लिश करने में कामयाबी हासिल कर ली कि भाई मोदी का दौर तो वैसे भी चला गया है, अब जो आगे आने वाली चुनौती है उसकी धार को कैसे भोथरा कर दिया जाए। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अमित शाह के चेहरे पर चुनाव नहीं जीते जा सकते, वो प्रबंधन का काम कर सकते हैं। अमित शाह इस देश में जॉन राइट की तरह की भूमिका निभा सकते हैं, वो सौरभ गांगुली नहीं हो सकते। सौरभ गांगुली के लिए पर्दे के पीछे से जॉन राइट रणनीतियां बनाते थे, MS धोनी के लिए गैरी कर्स्टन बनाते थे, गुरु गैरी, लेकिन सौरभ गांगुली और धोनी की भूमिका में अमित शाह नहीं सामने आ सकते, ये बात करीब करीब तय है। लिहाजा उनके सामने देश का प्रधानमंत्री बनने की जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां यही है कि नरेंद्र मोदी खुद से कुर्सी छोड़ दे और चुनाव के 1.5-2 साल पहले अमित शाह को सौंप दे, तब जाकर के वो अपने साथ चेहरे के साथ आ सकते हैं। मोरारजी देसाई या PV नरसिम्हा राव इस देश में जितने काबिल राजनेता रहे हो, उनके नाम पर कभी जनमत नहीं मिल सकता था, वही हुआ भी। एक सहानुभूति लहर में कांग्रेस को जनादेश मिला तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए, और जेपी के नाम पर छात्र आंदोलन के बाद की परिस्थितियों में, इमरजेंसी के बाद की परिस्थितियों में जनता लहर में जनता पार्टी को बहुमत मिला, उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। मोरारजी देसाई या नरसिम्हा राव कोई VP नहीं थे, कोई जेपी नहीं थे, कोई मोदी नहीं थे। जेपी और VP के साथ मोदी की तुलना नहीं कर रहा, हमारे दर्शक क्षमा करें, लेकिन एक तथ्य है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस देश की जनता ने वोट दिया, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। और यह तथ्य आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का चेहरा वोट बटोरू चेहरा नहीं रहा, इस फैक्ट को भी अब एस्टेब्लिश होता हुआ नई पीढ़ी देख रही है। लेकिन इस फैक्ट के एस्टेब्लिश होने के साथ, इस सत्य के प्रमाणित होने के साथ साथ, जब यह दिख रहा है कि भाजपा तो चुनाव जीत रही है, एंटी इनकम्बेंसी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जैसे है, तो भाजपा के चुनावी हार की संभावना भी दिख रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा में हुई थी। विधानसभा में भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है। लेकिन ये सारी बातें तभी तक है जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के दावे वाकई किए जाते रहे। अब कितने स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं वो हमारे दर्शक बेहतर जानते हैं, मैं तो कम से कम स्वतंत्र और निष्पक्ष ही मानता हूं, क्योंकि मैं भारत के संविधान में आस्था रखता हूं, भले ही कोई ज्ञानादेश किसी को प्रभावित करता हुआ दिखे। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, अमित शाह प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं 2029 के पहले, यह विपक्ष को लग चुका है।
और विपक्ष को यह बात बखूबी पता है कि प्रधानमंत्री बनने के पहले एक पॉलिटिकल विलेन के तौर पर अमित शाह यदि एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो 2029 का चुनाव विपक्ष के लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को तो अभी एक चुनौती का सामना करना है। वो चुनौती है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। वो जीतेंगे हारेंगे, उसके बाद का पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या होगा ये अलग बात है। अगर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हार गई तो वैसे भी मोदी हो, शाह हो या कोई मोहन भागवत खुद ही प्रधानमंत्री बन जाए, तब भी भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिलनी है 29 में। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनावी जीत हो जाती है, जिसकी संभावना फिलहाल कम से कम लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर कहें तो कम दिखाई दे रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात बने हुए हैं उसमें कमजोर दिखाई दे रही है। लिहाजा अमित शाह की ताजपोशी की भूमिका जिस तरह से बनाई जा रही है, क्या अमित शाह की ताजपोशी सम्राट चौधरी की तरह हो जाएगी? क्या अमित शाह की राष्ट्रीय ताजपोशी यदि होती है तो क्या वो राम प्रकाश गुप्त की तरह हो जाएगी? ये सवाल विपक्ष के सामने एक बड़ा सवाल है कि सब पहले दिन से अगर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी बदलती है तो उस सवालों के घेरे में आ जाए, इसकी मुकम्मल तैयारी विपक्ष ने कर दी। तभी जाकर इस जेएनजी आंदोलन के दौर से अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज हुई, तभी अमित शाह ने संसद आना छोड़ा, तभी नितिन नवीन और अमित शाह के बीच मतभेदों की खबरें सामने आने लगी, तभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच भी मतभेदों की खबरें सामने आने लगी। और जब स्केपगोट यानी बलि का बकरा जो राजनीति में ढूंढे जाने की प्रक्रिया होती है, जब वो बलि का बकरा धर्मेंद्र प्रधान तक ही सीमित होता हुआ नहीं दिखा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद से इंस्टाग्राम पर आकर के अपने से एक तिहाई, एक चौथाई या उससे भी कम उम्र के नौजवानों को फ्रेंड्स कहकर संबोधित करना पड़ा। लेकिन वो फ्रेंड्स क्या वाकई उनकी अपील को सुनने के लिए तैयार है? पेपर लीक के दौर में, कॉकरोच कहे जाने के दौर में और व्यवस्था परिवर्तन की मानसिकता को चुनावी हिंदुत्व के साथ दबाकर 5 किलो राशन वाली व्यवस्था के सहारे पुरानी व्यवस्था को ही कायम रखने वाली सत्ता की मानसिकता के दौर में जेएनजी के साथ तारतम्य बिठा पाना न तो मोदी के बूते की बात लग रही है और न ही अमित शाह या किसी और राजनेता की। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी कोशिशें जरूर की है, वो जेएनजी के साथ चुनाव जीत करके अगले लोकसभा में आएंगे या सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठा करके आएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि परिस्थितियां अमित शाह के लिए बहुत अनुकूल नहीं। पहले दिन से नंबर 2 से नंबर 1 की कुर्सी तक पहुंचने की उनकी प्रक्रिया अब इस सवालों के घेरे में पहले से बनी हुई है, उससे ज्यादा सवालों के घेरे में उनके राजनीतिक कद को जिस ढंग से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट ने, जेएनजी आंदोलन ने ला करके खड़ा कर दिया, वो न तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हुआ, न भाजपा के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हुआ और न ही संघ परिवार की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हुआ। आखिर भाजपा एतबार करे तो किस पर करे? राजनाथ सिंह के अंदर अब वो राजनीतिक ताप बची हुई दिखाई नहीं देती है जिसके सहारे राजनाथ सिंह कोई नेतृत्व दे सके। रही बात नितिन गडकरी की, तो E20 और इथेनॉल का मुद्दा उनके लिए ऐसी गले की हड्डी बना कि जनता के बीच जो लोकप्रियता एक दौर में नितिन गडकरी हासिल कर रहे थे, सीधे सीधे गिरकर वो निचली पायदान पर पहुंच चुका है। रही बात अमित शाह की, तो वो जनता के बीच कभी लोकप्रिय नहीं रहे। वो लोकप्रिय चेहरे के तौर पर नहीं देखे गए, रणनीतिकार के तौर पर देखे गए। और रणनीतिकार के तौर पर देखा जाने वाला व्यक्ति अगर पर्दे के पीछे से काम करने वाला डायरेक्टर अगर पर्दे के आगे आकर खुद को ही गब्बर सिंह बनाने की भूमिका में दिखाई देने की चाहत पालने या उसकी पार्टी उसे आगे बढ़ाना चाहे, तो सबसे पहले यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि गब्बर सिंह की एंट्री फिल्मों में विलन के तौर पर हुई और विलन के तौर पर ही वो फिल्म अपनी क्लाइमेक्स तक पहुंची थी। सियासत में गब्बर सिंह बनने की कोशिशों के पीछे जो मेहनत लगती है, पर्दे के पीछे के साथ साथ पर्दे के आगे से भी लगती है। पर्दे के आगे की राजनीति अमित शाह ने कभी की नहीं है। पर्दे की आगे की राजनीति मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद के दौर में कहे, बहुत खुलकर कहा जाए तो पर्दे के आगे की राजनीति नरेंद्र मोदी ने भी ढंग से नहीं की थी। वो तो अन्ना आंदोलन की परिस्थितियां थी जिसमें कांग्रेस की अलोकप्रियता का सीधा लाभ उन्हें मिला था। आज की परिस्थितियों में भाजपा की अलोकप्रियता का लाभ अमित शाह को मिलेगा, ये बात कोई आसानी से पचा नहीं सकता और ये होना भी नहीं है।
राहुल गांधी अपने इस मिशन में तो जरूर कामयाब हो गए कि अब भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को चेहरा नहीं बना सकती। नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाने की परिस्थितियां पहले ही खत्म हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति में फंस चुके हैं। ठीक इसी तरीके से नितिन गडकरी इथेनॉल और E20 के मुद्दे को लेकर जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को गंवा चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस का पॉलिटिकल कैनवास उतना बड़ा नहीं हुआ। तो तमाम सांगठनिक कमजोरियां एक तरफ और राहुल गांधी के सड़क पर उतरने की परिस्थितियां एक तरफ। मैं नहीं जानता कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हाथ में आए हुए मौके को गंवा देने में चैंपियन मानी जाती है। कई बार उसने ऐसा किया है, क्या इस बार भी यही होगा? और बड़ा सवाल तो ये भी है, मैं फिर आज इस बात को दोहरा रहा हूं, क्या लोकसभा चुनाव समय से 2-2.5 साल पहले करा लिए जाएंगे? क्योंकि परिस्थितियां दिन ब दिन सरकार के खिलाफ जा रही है और ये रिवर्स गियर में फिर से मोदी शाह के नाम पर या किसी अन्य चेहरे के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकप्रियता के पायदान को बढ़ाते हुए दिखाई देगी, इसकी उम्मीद कम से कम मुझे दिखाई नहीं देती। बाकी देखते हैं। बंगाल से लेकर कोलकाता से लेकर मुंबई तक, लाल सलाम वाले राज्य से लेकर दलाल स्ट्रीट वाले मुंबई तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। पटना से लेकर लखनऊ तक भाजपा का शासन है। भोपाल से लेकर रायपुर और भुवनेश्वर से लेकर गांधीनगर तक, जयपुर से लेकर देहरादून तक और दिल्ली से लेकर आप हरियाणा तक आप जाकर के देखें, गुवाहाटी तक जाकर के देखें तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है। बावजूद भारतीय जनता पार्टी एकाधिकारवादी दक्षिण भारत को अपवाद मान ले तो लगभग पूर्ण नियंत्रण वाले दौर में जनता के बीच लोकप्रियता और साख के संकट का सामना कर रही है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी इसकी साझा जिम्मेदारियां ही लेनी होगी। जेएनजी के गुस्से को शांत करना आसान नहीं है और लोकतंत्र में हर दौर में जो नौजवान पीढ़ी है, 18 से 30 साल के बीच का जो वोटर है, उसको साधने की प्रक्रिया बहुत आसान नहीं है। 2027 में भी यदि हम मान लें कि लोकसभा चुनाव हो, 29 की बात छोड़ दीजिए, तो 97 से 2027 के बीच में जन्मे हुए, 97 से लेकर 2009 के बीच में जन्मे हुए लोग ही 30 साल के होंगे, 18 से 30 के बीच होंगे। और यही वोटर सरकार में किसको लाना है किसको नहीं लाना है इसमें निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। आमतौर पर हर दौर में 18 से 30 के वोटरों की जो भूमिका होती है, उस सरकार में किसे लाना है इस आधार पर बहुत कम होती है। किसकी सत्ता को लोकतांत्रिक तरीके से उखाड़ फेंकना है, उस आधार पर वो वोटिंग ज्यादा होती है, उस जनरेशन की वोटिंग। यही 2014 में हुआ था, यही 1989 में हुआ था, यही 1977 में हुआ था कि सत्ता को उखाड़ फेंकने की मानसिकता के साथ उस नौजवान पीढ़ी ने वोट किया था। 97 वाले लोग 2014 में मोदी को चुनने की प्रक्रिया में का हिस्सा नहीं थे। वो 18 साल के हुए भी नहीं थे कि वो वोट डालेंगे। लेकिन आज की तारीख में वही सबसे बड़ा वोटर है और वही सत्ता की नीतियों से सबसे ज्यादा पीड़ित भी है। फर्क नहीं पड़ता कि मोदी है कि अमित शाह है कि योगी आदित्यनाथ। फर्क इससे पड़ता है कि मुकाबले की परिस्थितियां चेहरे पर बनती है या मुद्दा आधारित बनती है। हर चुनाव चेहरा आधारित नहीं होता। मुद्दा आधारित चुनाव में चेहरे विलेन तो बनाए जा सकते हैं, चेहरे पोस्टर बॉय बना दिए जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए लिहाजा मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जनता के पोस्टर बॉय बन जाए 2029 में, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी आज की तारीख में इस परिस्थितियों को कायम करने में जरूर कामयाब हो गए हैं कि जो लोग आज सत्ता में दिखाई दे रहे हैं, चाहे कोई एथेनॉल के मुद्दे पर, चाहे वो पैलेट गन के मुद्दे पर, चाहे वो कोई पेपर लीक के मुद्दे पर, चाहे कोई किसानों के हित के मुद्दे पर, तमाम मुद्दे पर जो कोई भी सत्ता में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जनता के बीच सवालों के कटघरे में बहुत बुरी तरह वो फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा पोस्टर बॉय के नाम पर पॉजिटिव वोट पड़े ना पड़े, सत्ता बदलने के नाम पर नेगेटिव वोट की परिस्थितियां तो कम से कम इस देश की जेएनजी ने बनाई। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।